asking your first test of MCQs containing assertion reason question and case study questions, and tomorrow that will be first revision test, and the syllabus is what? Syllabus क्या है आपका? इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और ये अकेला एमसीक्यूज का ही नहीं है, इसमें बाकी टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन। चलो कौन बताएगा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? यस, स्मॉल टू कैपिटल ई इनटू टाउ अपॉन एम। यस, ई टाउ बाय एम। And how is current related to drift velocity? How is? मैम फर्स्ट रिवीजन टेस्ट में EMI और मैग्नेटिज्म नहीं आना? हाँ, EMI एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है बिल्कुल ठीक। हाँ, ये नोट कर लो, कल के टेस्ट में EMI एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म। तो उसके क्वेश्चंस हम कल से कर रहे थे, है ना। उसके तो काफी कर लिए हैं, EMI एंड AC के। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के। चलो, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एटम बिहेव्स लाइक अ डाइपोल? हाउ विल यू जस्टिफाई इन वर्ड्स दैट एटम बिहेव्स लाइक अ डाइपोल? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वर्ड्स में बताइए, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट एटम बिहेव्स लाइक अ डाइपोल? क्योंकि हम इसकी डाइपोल मोमेंट निकालते हैं m = I × A एंड इट कम्स आउट टू बी नॉन जीरो। नॉन जीरो इसका मतलब इसके पास कुछ फाइनाइट डाइपोल मोमेंट है, दैट मींस इट बिहेव्स लाइक अ डाइपोल, ठीक है। तो उसका आर्टिकल आपको याद होगा, हमने एटम एज अ डाइपोल में हमने बोहर्स मैग्नेटन निकाला था, उसकी डाइपोल मोमेंट भी निकाली थी, m = IA। इन बिटवीन डाइपोल मोमेंट आ रही थी EVR/2, और एंड में हमने प्रूव किया था इट इज -E/2m L वेक्टर, ठीक है। इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो एटम एज अ डाइपोल तो ऑब्वियसली है, क्योंकि इसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो देयर आर इक्वल एंड ऑपोजिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, and it behaves like a dipole because they are separated by certain distance, right? So we can justify atom as a dipole. How will you justify current loop as a magnetic dipole? How will you justify that current loop behaves like a magnetic dipole? कौन बताएगा? करंट लूप के आप अपर और लोअर फेज बनाओगे, अपर फेज एंड लोअर फेज, ठीक है। If current is flowing through the upper phase in anti-clockwise direction, then through the lower phase it will appear to be flowing in the clockwise direction. Anti-clockwise means north polarity, clockwise means south polarity, ठीक है। अब अपर फेज ऊपर है नॉर्थ, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, कौन बताएगा? नॉर्थ टू साउथ होती है कि साउथ टू नॉर्थ होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ? हाँ गीतेश, व्हाट? साउथ टू नॉर्थ। तो इसका मतलब अपवर्ड हुआ कि डाउनवर्ड हुआ? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस करंट लूप दैट इज कैरिंग करंट? हमें क्लॉकवाइज ले लो इसको, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अपर फेज ही ऊपर दिखेगा ना हमें। तो क्या होगी इसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की, अपवर्ड की डाउनवर्ड? नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, तो साउथ टू नॉर्थ अपवर्ड्स। So the direction of its dipole moment will be upwards. और angular momentum क्योंकि इसके opposite है, angular momentum की direction होगी downwards in this case. Angular momentum की direction होगी downwards. तो ये बहुत important ये discussion है कि कैसे prove करोगे कि atom behaves like a dipole, current loop behaves like a dipole, ठीक है। 3 magnetic elements of Earth किए थे, कौन मुझे name बताएगा? मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स कौन कौन से थे, कौन बताएगा मुझे?
नेम द 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. यस, कौन बताएगा? यस, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. तुषार आप बताओगे, नेम द 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. सिर्फ नेम्स बताइए मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. The names are angle of declination theta, angle of declination theta, angle of inclination or also called angle of dip delta, and horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field H. ठीक है, चलो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है? एंगल फॉर्म बिटवीन ज्योमेट्रिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस. ये मैग्नेटिक मेरिडियन है अर्थ का और ये जियोग्राफिक मेरिडियन है. जियोग्राफिक मेरिडियन, मेरिडियन मींस अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस, and this is magnetic meridian of earth. So angle that the geographic meridian makes with magnetic meridian, that is called angle of declination. And this is Earth's horizontal component, this is Earth's vertical component. If we complete the parallelogram, the diagonal gives the resultant intensity of Earth's magnetic field. Angle of dip is angle that the horizontal component of Earth's magnetic field makes with total intensity of Earth's magnetic field. ये जो एंगल बन रहा है, ये सपोज कर लो कि आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास नीडल है. आप कहते हो कि वो अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है, बट जब आप उसको रखते हो उसकी नीडल एक्चुअली हॉरिजॉन्टल नहीं होती, थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है. तो एंगल दैट इट मेक्स विद हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप डेल्टा. ठीक है, ये है एंगल ऑफ डिप. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्लियर है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. चलिए एक क्वेश्चन लिखिए अब, केस स्टडी क्वेश्चन. सुन लो, पहले पैराग्राफ है, देन यू विल आंसर द क्वेश्चन. The path of a charged particle in magnetic field depends upon angle between velocity and magnetic field. ठीक है, if velocity v is at an angle theta to magnetic field, component of velocity parallel to magnetic field v cos theta remains constant, and component of velocity perpendicular to magnetic field v sin theta is responsible for circular motion. Then the charged particle moves in a helical path. ये आपको पता है कि अगर कोई charged particle normally move कर रहा है to magnetic field, it will follow circular path. But if it is moving at some other angle other than 90 degrees, then it follows a helical path. ठीक है, the plane of circle is perpendicular to the magnetic field and axis of helix is parallel to magnetic field. The charged particle moves along helical path touching the line parallel to magnetic field, passing through the starting point after each rotation. Radius of circular path is, radius of circular path दिया हुआ है mv sin theta over qv. mv sin theta over qv. अगर सर्कुलर पाथ हो तो साइन थीटा नहीं आता, सिर्फ आता है mv by qb. ये नोट कर लेना. Hence the resultant path of charged particle will be a helix with its axis along the direction of magnetic field. चलो आपको आते हैं ना केस स्टडी क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट है, ये बस उन्होंने यही बताया कि हेलिकल पाथ होगा और ये उसका रेडियस होगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स ट्रैजेक्टरी कैन बी फर्स्ट पार्ट अ स्ट्रेट लाइन, सेकंड पार्ट अ सर्कल, थर्ड पार्ट अ हेलिक्स. ऑप्शंस आर 1 only, B means 1 and 2, C means 1 and 3, D means any one of 1, 2 and 3. अब देखो ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, आपको any one of 1, 2 and 3 ऐसे करके आपने तो A लिख दिया,
या डी लिख दिया। आपका अगर आंसर आधा ठीक भी है पर नंबर तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा ना, एमसीक्यू में ऐसे होता है। तो केस स्टडी भी एमसीक्यू होते हैं, आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा इसका। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते इस केस में कि एमसीक्यू है तो हमें सब आता ही होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ट्रेजेक्टरी क्या हो सकती है? उन्होंने एंगल की बात नहीं की है। स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सर्कल हो सकती है, हेलिक्स हो सकती है। चलो बताओ, ओनली सर्कल, ओनली स्ट्रेट लाइन की, ओनली हेलिक्स की एनी वन ऑफ 1 2 एंड 3? कि आपको लगता है कि 1 एंड 2 या 1 एंड 3? चलो बताओ, सिंपल है ये तो क्वेश्चन, कोई भी हो सकता है। तो डी पार्ट इज करेक्ट, एनी वन ऑफ 1 2 एंड 3। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा, अगर वो 90 डिग्री पे जा रहा है तो सर्कुलर पाथ में जाएगा, अगर वो किसी एंगल पे जा रहा है तो हेलिकल पाथ में जाएगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को क्रॉस कर रहा है तो ऐसा कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। व्हाट इज? तो डी पार्ट आएगा एनी वन ऑफ 1 2 एंड 3। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन सुनिए। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following will trace a circular trajectory with largest radius? अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के पे मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के, किसका सर्कुलर पाथ होगा लार्जेस्ट रेडियस के साथ? प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, या डी है अ पार्टिकल विद चार्ज ट्वाइस एंड मास थ्राइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन? चलो बताओ, किसका सर्कुलर पाथ का रेडियस सबसे ज्यादा होगा? प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, या पार्टिकल विद चार्ज थ्राइस एंड मास थ्राइस? ये देखो, अगर सर्कुलर पाथ होता तो रेडियस होता है mv/qb। अब b सेम है, v सेम है, m/q रेशियो पे डिपेंड करता है, मास टू चार्ज रेशियो। सबसे पहले प्रोटॉन आता है, प्रोटॉन का चार्ज टू मास है 1, तो ये मास ओवर ये 1 आ जाएगा प्रोटॉन के लिए। ठीक है, उसके बाद है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए मास कितना है 4 यूनिट्स और चार्ज है 2 यूनिट्स, तो ये रेशियो आ जाएगी, रेडियस आ जाएगा 2। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉन, -1 बीटा 0, -1 E0। ठीक है, तो ये तो बहुत ही लाइट है और इसका मास भी बहुत ही कम है ना, तो ये रेशियो तो वैसे ही बहुत कम आएगी, इसको तो छोड़ ही दो आप। उसके बाद है पार्टिकल विद चार्ज ट्वाइस एंड मास थ्राइस। तो अब जो फोर्थ पार्टिकल है उसका पार्टिकल मास थ्राइस एंड चार्ज ट्वाइस, 3/2 मतलब 1.5। तो किसका आंसर आ रहा है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इनमें से उसका रेडियस ग्रेटर होगा, इट्स सर्कुलर ट्रेजेक्टरी विल बी ऑफ लार्जेस्ट रेडियस। ठीक है, तो आंसर क्या आपका? अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट है इसका पार्ट, मास ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ Q, B0, B, R एंड E इज। मास को कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स? आपको बताना है। Q BR/E, Q B0 BR/E, Q BR/EB0, Q BRE/B0। ये मास को लिख रहे हैं, बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? यस, बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? मैम इन टर्म्स ऑफ B0, इसका आगे क्या था? इन टर्म्स ऑफ, क्वेश्चन रीड करना है ये वाला। क्वेश्चन है कि मास को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स?
आंसर है बी पार्ट, बी पार्ट आएगा, क्योंकि एक तो ये आर हो गया आपका रेडियस ऑफ पाथ, ये आएगा आपका ये वाला, एक तो रेडियस ऑफ पाथ है एम वी बाई क्यू बी, बी नॉट है ना ओरिजिनल, ये है, और प्लस आपका v जो होता है वो e बाय बी होता है, v इज इक्वल टू e बाय बी। इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप e बीच में लेके आना था ना, तो वेलोसिटी को उसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ा, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, बी पार्ट विल बी करेक्ट। चलो अब इसका एक और पार्ट है लास्ट, वो कर लेते हैं, फिर असर्शन रीजन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज two charged particles A and B are having the same charge, mass and speed. They enter into magnetic field in such a way that initial path of A makes an angle of 30 degree and that of B makes an angle of 90 degree with the field. ठीक है, दो चार्जेस हैं जिनका चार्ज, मास और स्पीड सेम है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है, उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं आपको बता रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट आउट ऑफ दीज। ए है बी विल हैव स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर देन ऑफ ए, बोथ विल हैव सेम कर्वेचर, मतलब रेडियस कह लो आप, A will have smaller radius of curvature than that of B. Both will move along the direction of original velocities. अब देखो A जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, तो रेडियस ऑफ A हो गया mv sin 30 ओवर QB। sin 30 होता है 1/2, so this you will get mv by half mv by QB, और B का होगा mv by QB, क्योंकि ये राइट एंगल्स पे जा रहा है, sin 91 होता है, तो मैक्सिमम रेडियस होगा इसका, है ना। तो आपकी A will have smaller radius of curvature than that of B, ये C ऑप्शन will be correct। ठीक है, so your C part would be correct। And one more part is there, frequency of revolution of the particle is, options are m by qb, qb by 2 pi m, 2 pi r by v cos theta and 2 pi r by v sin theta। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इनमें से किसके इक्वल होगी, ये हमने डिराइव किया हुआ, यही रेडियस निकालने के बाद हमने टाइम पीरियड निकाला था डिस्टेंस ओवर स्पीड से, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाली। चलिए बताइए इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी फ्रीक्वेंसी। यस, हरी अप, विच ऑप्शन विल बी ऑफ फ्रीक्वेंसी, बोलो फ्रीक्वेंसी की कौन सी ऑप्शन होगी इनमें से। यस, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन होगी ये फ्रीक्वेंसी की। रीजन देखिए क्या है, वी आर डिराइव्ड ऑल्सो, आर रेडियस है mv बाय क्यूबी, रेडियस है mv बाय क्यूबी, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ये आर पुट करो यहाँ पे, mv बाय क्यूबी, टाइम पीरियड आ गया आपका 2 pi m by qb। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड।
It is QB over 2 pi n. Frequency is reciprocal of time period. So it is QB upon 2 pi n. Is that clear? देख लो एक बारी. फिर आप कहते हो कि हमें डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है. देखो यहाँ पे अब डेरिवेशन ही काम आ रही है ना. अच्छा, नेक्स्ट केस स्टडी देखिए. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे है. सो आई एम नॉट रीडिंग आउट द पैराग्राफ, क्योंकि आपको पता ही है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है. रेडियल फील्ड होता है, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट होता है टू नोट डाउन द डिफ्लेक्शन. ठीक है, हम जो टॉर्क एक्ट करती है उसके ऊपर, ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल है. When current is passed through a coil placed in magnetic field, a torque acts on it that rotates the coil. अब questions हैं on this basis, you will answer. First है moving coil galvanometer is an instrument which options are is used to measure EMF, is used to measure potential difference, is used to measure resistance, and is a deflection instrument which gives a deflection when a current flows through the coil. चलो बताओ. Last option है. Yes, last option. It's a deflection instrument that gives deflection when current flows through. तो इसमें deflection is directly proportional to current. Current is directly proportional to deflection. So that's why by measuring deflection we can measure current actually. Second question है, to make the field radial in a moving coil galvanometer, what is done? A part, number of turns of the coil is kept small. Magnet is taken in the form of horseshoe. Poles are of very strong magnets. Poles are cylindrically cut. बताओ. When we did the working now, we stressed upon this point कि how and why is radial magnetic field produced in MCG. चलो बताओ, इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है for magnetic poles of magnet that is producing radial magnetic field in MCG? Yes. बाकी भी बोलो कोई आंसर. समृद्धि आप बोलो, बड़े दिनों के बाद क्लास लगा रहे हो. समृद्धि क्या आंसर होगा इसका? मैग्नेट्स कैसे होंगे? इन द फॉर्म ऑफ हॉर्सशू, नंबर ऑफ टर्न स्मॉल, poles are very strong magnet, poles are cylindrically cut. Which option will be correct that is producing radial magnetic field in MCG? समृद्धि, स्पीक अप. समृद्धि क्या आंसर होगा इसका? एनीवन? मयंक, वरुण? हाँ जी बोलो. विदिशा, विदिशा क्या आंसर होगा इसका? सिलेंड्रिकली कट. पोल्स विल बी सिलेंड्रिकली कट. मैंने आपको बताया था कि कर्व्ड सिलेंड्रिकल पोल पीसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. बिकॉज बाय सिलेंड्रिकली कट pole pieces of magnet, what will happen? Magnetic lines will remain parallel to the plane of coil and angle will be 0 degree and torque will be B na cos 0. Torque will be maximum. So maximum twist will be there in the you can say suspension fiber and hence in the mirror and hence in the spot. So the spot will move through maximum deflection. तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें नोट होगी और उससे हम करंट फाइंड कर सकेंगे. अगर डिफ्लेक्शन इतनी कम है कि जो नोटिसेबल भी नहीं है तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा स्पॉट मूव हुआ है कि नहीं और करंट जो है वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे. फॉर ग्रेटर सेंसिटिविटी व्हाट शुड बी डन? इट शुड डिटेक्ट द चेंजेस इन डिफ्लेक्शन. तो उसके लिए मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होनी चाहिए, तभी वो डिफ्लेक्शन नोटिसेबल होगी. तो सिलेंड्रिकली कट होते हैं. थर्ड है हाँ जी, थीटा जीरो. हाँ ये देखो ना, मैंने ये देखो, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल एंड दीज आर कर्व्ड सिलेंड्रिकल पोल पीसेस. हम इसको सपोज टॉप व्यू देख रहे हैं इसका. ठीक है, अब क्या होगा? मैग्नेटिक लाइंस दे विल रिमेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल. मैग्नेटिक लाइंस दे विल रिमेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल. थीटा इज 0 degree between
between plane of coil and magnetic field. So torque is bina cos 0. Cos 0 is 1. So torque is maximum in this case. Torque is maximum in this case. ओके मैम. ओके देखो अब ये सारी चीजें थ्योरी में से निकल रही है ना. अगर हम सिर्फ आपको एंड रिजल्ट बताते तो फिर नहीं होना था ना ये. चलिए डिफ्लेक्शन in moving coil galvanometer is options are directly proportional to torsional constant of the spring, directly proportional to number of turns in the coil, inversely proportional to area of the coil, inversely proportional to current in the coil. बताओ डिफ्लेक्शन मतलब थीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये देखो हम थीटा करते हैं ना. थीटा इज इक्वल टू बीना इज इक्वल टू सी थीटा. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क. यहां से फिर हम आई निकाल लेते हैं सी ओवर एन बी ए थीटा. और ये आपका होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. ये आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है जी. अब उन्होंने पूछा है कि डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है. नंबर ऑफ टर्न्स के. अगर आप इसको इधर ले जाओ नंबर ऑफ टर्न्स के एरिया ऑफ कॉइल के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्शनल कांस्टेंट है ये सी. तो व्हाट डू यू से कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी यहाँ पे. चलो कल करते हैं बाकी. और